So we are starting with the data response of Feb March 2024, paper 4 variant 2 section A. फ्रेंच इलेक्ट्रिसिटी की प्राइजेस के ऊपर है डेटा रिस्पॉन्स। पढ़ लेते हैं। देखो अब तक हमने जो भी मेजॉरिटी डेटा रिस्पॉन्स देखी बड़ी आसान है और A2 की सारी आसान होती है। In 2022, the French government ordered a large electricity company, partly owned by the state, semi-private, to sell more electricity at lower selling prices than its rivals. The company said this would have a negative impact on its profits and result in a decrease in the value of the company's shares owned by the private sector. तो पहले पैराग्राफ में बोल रहा है कि एक फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक लार्ज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को विच इज पार्टली ओन्ड बाय द स्टेट, इसका मतलब स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, तो सेमी प्राइवेट है, टू सेल मोर इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर प्राइसेस देन इट्स राइवल्स। द कंपनी सेड, अब जिसको ऑर्डर आपने दिया है ना वो कंपनी कह रही है कि इट विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली बिकॉज यू आर रिड्यूसिंग प्राइसेस, तो प्रॉफिट्स पर इम्पैक्ट आएगा and result in a decrease in the value of the company's shares owned by the private sector. जाहिर सी बात है, जब आप प्राइजेस कम करोगे, प्रॉफिट्स कम होंगे, तो डिविडेंड्स गिरेंगे तो शेयर की प्राइस गिरेगी, सीधी बात है। तो बेसिक है बड़ा। Competitors in electricity supply in France are allowed to buy power from this company at a 40% discount due to its monopoly position। ठीक है भाई, जो बाकी कंपनीज हैं वो इस कंपनी से बिजली खरीद सकती है at 40% डिस्काउंट, क्योंकि ये मोनोपोली है। The government instructed the company to increase the amount they must sell to competitors at the discounted market price. तो गवर्नमेंट ने इनको बहुत ज्यादा डिक्टेट कर रही है क्योंकि वो सेमी प्राइवेट है। अब जाहिर है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव तो सोशल वेलफेयर है, तो जिधर इनकी ओनरशिप है वहां पर वो लोग आवाम को फायदा पहुंचा रहे हैं, इकोनॉमी के बिजनेस को फायदा पहुंचा रहे हैं, कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचा रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो कट टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू ट्राई टू कीप the increase in price for households and small businesses to 4% rather than the expected 35%। मतलब इतना ज्यादा प्राइजेस इन लोगों ने गिराई हैं थ्रू टैक्स कट्स कि 4% से जो इंक्रीज एक्सपेक्ट जो 35% से इंक्रीज एक्सपेक्टेड था उसको 4% पे ले आए विदाउट एनी गवर्नमेंट एक्शन, as well as producing electricity in France. The company owns nuclear power stations and gas-fired power stations in the UK and supplies 11% of the UK's electricity. तो अब ये जो कंपनी है ये न्यूक्लियर पावर स्टेशंस भी ओन करती है, गैस फायर पावर स्टेशंस भी ओन करती है, पर फ्रांस में नहीं करती, यूके में करती है। और यूके की 11% इलेक्ट्रिसिटी ये लोग जनरेट कर रहे हैं, जो फ्रांस की कंपनी है। A global shortage of natural gas supplies caused a crisis, pushing up electricity prices। जाहिर सी बात है, शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस हमेशा बढ़ती हैं, बहुत बेसिक सी बात है। Much electricity is produced in gas-fired power plants. The situation was worsened by the faults in the electricity producing nuclear power plants in both UK and the France। ठीक है भाई। In January 2022 alone, a further 5 nuclear power plants in France were forced to close. That meant that 18 of the 56 plants have closed, a worrying proportion for a company that derives 70% of its electricity output from nuclear power. The plants were old, corrosion caused safety fears, and the closures restricted supplies। तो हर तरीके से मार्केट फेल हो रही है, हर तरीके से यहाँ पर मार्केट फेल हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक तो आप गैस फायर पावर स्टेशन हैं, न्यूक्लियर पावर का आप यूज कर रहे हो, तो पोल्यूशन वगैरह तो क्रिएट यहाँ पर वैसे ही हो रहा है, ऊपर से शॉर्टेज क्रिएट हो रही है तो प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो हर तरीके से जो है वो यहाँ पर मसले हो रहे हैं। ठीक है, फिर आगे इससे लिखा हुआ है, The nuclear power plants put France in a strong self-sufficient position of which other European countries can only dream. The UK, for example, has to import expensive gas to produce electricity, where the selling price rises was expected to be not 35%, as in France, but 56%। अब बहुत ज्यादा ऐसी इंफॉर्मेशन लग रही है जो यूजफुल इतनी नहीं है। However, the cost to the French government of reducing the electricity price affected its ability to finance renewable energy projects as well as build a new generation of nuclear reactors। अब ये डेटा अगर हम देखें ना, बहुत ज्यादा ही, एक तो इन्फॉर्मेशन इसने दी हुई, अब कितनी रेलिवेंट है कितनी नहीं है अब ये सवाल से पता चलेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स को तो बहुत कम ही टच करा है इसने। सवाल देखते हैं डायरेक्ट, आइडेंटिफाई व्हाट कॉज्ड द राइज इन द इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस।
तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस तो शॉर्टेज की वजह से बढ़ रही है, सीधी साफ बात है. And explain whether it can be concluded from the article that the price rise was an example of market failure. अब देखो मार्केट फेलियर का बेसिक मतलब होता है कि मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है. ठीक है, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रही है. प्राइस मैकेनिज्म जो है वो फेल कर रहा है टू अकाउंट फॉर ऑल द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, जो बेसिक सारी बातें होती हैं हमारी. तो आप इसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करोगे? पहले तो आप उसको बताओगे कि भाई ये क्यों बढ़ रही है प्राइस. एक तो न्यूक्लियर, देखो का इसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हम मार्क कर लेते हैं. ये प्राइसेस जो बढ़ रही हैं ये क्यों बढ़ रही हैं, एक बार वापस देखना पड़ेगा. एक तो ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ नेचुरल गैस सप्लाईज है. ठीक है. फिर आपकी जो फॉल्ट्स आ रहे हैं इन द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, तो ये दो चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से शॉर्टेज हो रही है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे. फिर आप उसको फर्दर बताओगे देखो मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, प्राइस मैकेनिज्म है. पर आप ये भी कह सकते हो कि जिस तरीके से ये लोग बिजली बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है. ये भी मेंशन हो सकता है आंसर में. तो क्योंकि 5 मार्क का सवाल है, देखो कंस्ट्रक्टेड आंसर में रीड कर लेता हूँ आपके सामने एक बार, है ना, कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है. The increase in electricity prices was mainly driven by two factors highlighted in the article. Firstly, there was a global shortage of natural gas, which raised the cost of generating electricity in gas-fired power stations. Secondly, several nuclear power plants in France and the UK were forced to shut down due to safety issues and faults. Specifically, 5 nuclear reactors in France were closed, which further reduced electricity supply. Market failure occurs when the price mechanism fails to allocate resources efficiently, often leading to allocative inefficiency. However, in this case, although electricity prices rose, the article does not provide any evidence that this led to allocative inefficiency. तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि इसने बिजली जो बनाई है पोल्यूशन वगैरह का उसने जिक्र करा नहीं है. अब ये आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई कि मुझे ये मेंशन करना है कि नहीं करना. देखो अगर आप अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन दे दोगे और बोलोगे कि देखो जिस तरह से ये बिजली बना रहे हैं पोल्यूशन हो रहा है, तो ठीक है. पर ना वरना केस में इसने कोई मार्केट फेलियर की बात नहीं करी है कहीं भी. मतलब बेसिकली जितने भी मसले हैं वो सप्लाई साइड है. मतलब कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है या पोल्यूशन हो रहा है या एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट हो रही है. वैसे होती है, इन चीजों से होती है, पर केस में ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ है. इसलिए क्योंकि मुझे बोला फ्रॉम द आर्टिकल बताओ, तो आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. बोलो जनरली पोल्यूशन वगैरह तो होता है, पर आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. वेर इज. सवाल अजीब सा है बड़ा. 5 मार्क्स ऐसे डिवाइड होंगे कि ये वाला जो पैराग्राफ है ना ये आपको 2 मार्क देगा. फिर आप मार्केट फेलियर की डेफिनेशन लिखोगे तो एक और मार्क मिलेगा. और फिर आप एलोकेटिव इनएफिशिएंसी और नो एविडेंस की बात करोगे तो 2 मार्क और मिल जाएंगे. तो 5 मार्क हो गए. पार्ट बी में कह रहा है इज देयर एनी एविडेंस इन द आर्टिकल दैट द फ्रेंच गवर्नमेंट डिसीजंस विल इंक्रीज कंपटीशन और एफिशिएंसी इन द एनर्जी मार्केट. क्या फ्रेंच, हाँ एक कॉज भी बता देते तो वैसे मसला नहीं होता मेरे हिसाब से. पर क्योंकि बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल में दिया हुआ है तो बेटे बता देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, केस में क्या कोई एविडेंस ऐसा दिया हुआ है कि फ्रेंच गवर्नमेंट के डिसीजन से कंपटीशन या एफिशिएंसी बढ़ेगी? बहुत ऐसे केसेस दिए हैं इसने. बताओ किधर लिखा हुआ है, कौन से पैराग्राफ में लिखा हुआ है. मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, आपकी केस स्टडी की आपको वो पता होनी चाहिए. कौन से पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि कंपटीशन जनरेट हो रहा है, एफिशिएंसी जनरेट हो रही है? क्योंकि सवाल वापस देख लो, इज देयर एनी एविडेंस इन द आर्टिकल दैट द फ्रेंच गवर्नमेंट डिसीजन विल इंक्रीज कंपटीशन और एफिशिएंसी इन द एनर्जी मार्केट? ऐसा कौन सा पैराग्राफ है जहां पर उसने ये चीज हिंट दी है कि हम कंपटीशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम एफिशिएंसी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन से पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये? देखो एक तो सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है. दूसरी इंफॉर्मेशन जो है आ, हाँ लिखा हुआ है, एक मिनट रुको. एक और चीज लिखी थी इसने. हाँ ये रहा. अब दो चीजें लिंक हो रही हैं. पहली चीज,
पहली चीज, पैराग्राफ 2 में इसने बोला कि कंपेटिटर्स को सस्ती बिजली दे रहे हैं, तो आप कंपटीशन जनरेट कर रहे हो, तो कंपटीशन तो जनरेट ये कर रहे हैं, यस, दे आर जनरेटिंग कंपटीशन, बट एफिशिएंसी उल्टा कम हो रही है। एफिशिएंसी उल्टा कम हो रही है क्योंकि इन लोग ने एनर्जी प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। कौन से एनर्जी प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए? रिन्यूएबल। इसका मतलब आपने एफिशिएंसी तो उल्टा कम कर दी। आप एफिशिएंसी की तरफ जा रहे थे, उल्टा आपने एफिशिएंसी गिरा दी क्योंकि आपने ये वाले एनर्जी के प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। तो दो पॉइंट्स आपको बताने हैं, एक पैराग्राफ 2 से उठाओगे और एक पैराग्राफ 7 से उठाओगे। देखो आंसर कैसे लिखेंगे। पार्ट बी में लिखना है, देयर इज सम एविडेंस इन द आर्टिकल दैट द फ्रेंच गवर्नमेंट एक्शंस माइट इंक्रीज कंपटीशन, द गवर्नमेंट फोर्स्ड द लार्ज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी टू सेल मोर इलेक्ट्रिसिटी एट लोअर प्राइसेस, these competitors were allowed to buy the electricity at a 40% discount. और दूसरा, however there is a little evidence that this decision will improve efficiency. The article states that 5 nuclear reactors were shut down due to poor maintenance, reducing the supply and potentially lowering efficiency. ये भी पॉइंट आ सकता है, पर हमने ये वाला आइडेंटिफाई करा है। ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इन renewable energy projects was halted because the government diverted funds to keep electricity prices low, which could harm the long term efficiency. अब क्योंकि सवाल में इसने इज देयर एनी एविडेंस, तो कंक्लूड कर दो तो बेहतर हो जाएगा वैसे। In order to conclude, the government decision may slightly increase competition by helping small competitors, but there is no clear evidence of improving efficiency. In fact, some actions such as stopping renewable energy projects could reduce efficiency. मेरे हिसाब से अगर एक स्टूडेंट शायद कंक्लूजन नहीं भी लिखता ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब दिस दिस कंक्लूजन इज ऑप्शनल। ये जो कंक्लूजन यहाँ लिखा गया है ये ऑप्शनल है, सही है, ऑप्शनल। सुफियान बेटे 4 मार्क में इतनी लंबी करेंगे नहीं वैसे, तुम प्रोडक्टिव एलोकेटिव सबकी बात नहीं करोगे, जनरली एफिशिएंसी की बात कर लो, कोई मसला नहीं। शॉर्टेज हो रही थी ना असल, शॉर्टेज हो रही थी इसलिए। मतलब प्राइसेस तो बढ़ रही हैं, तो टैक्स कट से इन लोगों ने प्राइस का इंक्रीज कम करा है, बेसिकली ये कह रहा है ये। अच्छा, सी का पार्ट 1 कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। तो इक्वालिटी का मतलब है, जैसे याद करो जो एग्जांपल आपको मैंने दी थी भिखारी वाली, कि आप एक मस्जिद से बाहर निकले, आपके सामने 2 भिखारी आए, आपने एक भिखारी को 50 दे दिए, दूसरे को भी 50 दे दिए, तो दिस इज इक्वालिटी, दोनों को इक्वल दे दिया। पर अगर एक भिखारी ज्यादा नीडी था तो उसने आपने उसको ज्यादा पैसे दे दिए, तो दिस इज फेयरनेस। सही, तो फेयरनेस, इक्विटी और इक्वालिटी का हमेशा ट्रेड ऑफ है। आप इक्वालिटी की तरफ जाओगे इक्विटी कम होगी, इक्विटी की तरफ जाओगे इक्वालिटी कम होगी, इट इज ऑलवेज दिस सिनेरियो। तो आप सिंपली इन दोनों को डिफाइन कर देना, तो डेफिनेशन की रीड कर लेते हैं। Equality means giving everyone the same resources or opportunities. In economics, it usually refers to the equal distribution of income or wealth across society. Equity, on the other hand, means fairness or justice. It focuses on giving people what they need to have equal chances, which might mean giving more help to those who are more disadvantaged. In welfare economics, equity is about ensuring that allocation of resources is fair. अब ये बहुत लंबी हुई हुई, अगर आप पेपर में सिर्फ ये लिख के आ जाते ना, ये इससे भी आपका काम हो जाता। फर्दर थोड़ा आगे लिख देते तो मसला नहीं है, और ये आपको लिखना है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर जो है 3 मार्क का सवाल है, तो किसी एक को लंबा आपको करना है, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। अच्छा, लास्ट पार्ट अगर हम देखें तो लास्ट पार्ट में कह रहा है कंसिडर वेदर द एक्शंस ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी prices might be thought to increase either equality or equity for consumers and producers. अब consumers and producers के point of view से देखते हैं कि equity और equality पे क्या impact आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को समझो कि टैक्स कट हो रहा है। केस में इससे बार बार लिखा हुआ है टैक्स कट, जैसे ये वाला पैराग्राफ है, द गवर्नमेंट आल्सो कट टैक्सेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी टू ड्राइव द इंक्रीज इन प्राइसेस फॉर हाउसहोल्ड्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो बेसिकली पहले अगर मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो अगर आप टैक्स कट कर रहे हो, तो टैक्स के कट होने से इक्वालिटी बढ़ रही है कि इक्विटी बढ़ रहा है? टैक्स कट से इक्वालिटी बढ़ रही है कि इक्विटी बढ़ रहा है? टैक्स कट हो रहा है, तो टैक्स कट से इक्विटी बढ़ेगी, इक्वालिटी बढ़ेगी? इक्विटी बढ़ेगी, इक्वालिटी नहीं बढ़ेगी। टैक्स कट से इक्विटी बढ़ेगी, टैक्स कट से इक्विटी बढ़ेगी, क्योंकि आप
इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो टैक्स होता है वो कौन सा होता है, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? नहीं, समझो आप, इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब है कि पुअर पे ज्यादा बर्डन है, रिच पे कम बर्डन है। अगर आप ऐसे टैक्सेस को कम करोगे तो गरीबों को ज्यादा फायदा होगा। जब आप इनडायरेक्ट टैक्स गिराते हो ना तो पुअर बेनिफिट मोर। देखो डायरेक्ट टैक्सेस होता तो मैं कहता नहीं यार ये तो मसला है, पर इनडायरेक्ट टैक्स का कम होना इज बेनिफिशियल फॉर द पुअर। तो दिस इज फेयरनेस, कि पुअर पे से आप बर्डन कम कर रहे हो। अगर आप स्मॉल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का इम्पैक्ट जो है ना वो कंज्यूमर्स पे ज्यादा आता है। सही है, तो बिजनेस की यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे, मसला नहीं है। अच्छा, फिर आप देखो इन लोगों ने सेलिंग प्राइस को बढ़ने से रोका है। अगर ये लोग सेलिंग प्राइस को बढ़ने से रोक रहे हैं तो ये इक्वालिटी है कि इक्विटी है? दे आर स्टॉपिंग द प्राइस राइजेस। दे आर स्टॉपिंग द प्राइस राइजेस। प्राइस राइजेस को मैं रोक रहा हूँ, ये इक्विटी है, इक्वालिटी है? एक प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ने से रोका जा रहा है तो दिस इज इक्वालिटी। आप कोशिश कर रहे हो कि भाई प्राइस कम से बढ़े। प्राइस राइज शॉर्टेज से हुई है ना सर। और जनरली टैक्स से प्राइस तो बढ़ रही है ना, तो टैक्स इन लोगों ने कम करा है, कोई खत्म थोड़ी कर दिया है। तो प्राइस अभी भी बढ़ रही है पर कम से बढ़ रही है। पर वही बात है, अगर आपने एक्सेसिव प्राइस राइजेस को रोका है तो इसका मतलब इक्वालिटी की तरफ आप ज्यादा जा रहे हो। पर यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट देना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप प्राइस राइजेस को रोक रहे हो तो अमीर को भी फायदा हो रहा है, गरीब को भी फायदा हो रहा है। तो ये नहीं पता कि ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, ये भी एक मसला है। ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट आ जाएगा। सही है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर आप यहाँ पर देखो तो स्मॉल बिजनेस, इससे लिखा है स्मॉल बिजनेस। अगर आप एक और चीज नोटिस करो कि ये जो टैक्स के कट्स हैं ये किसके लिए करें आपने, स्मॉल बिजनेस के लिए। इसका मतलब स्मॉल बिजनेस कम टैक्स देगा, बड़ा बिजनेस ज्यादा ही टैक्स दे रहा है। मतलब स्मॉल बिजनेसेस आर पेइंग लेस टैक्स एंड लार्ज बिजनेसेस आर पेइंग मोर टैक्स। तो दिस इज ऑल्सो इक्वालिटी। ये भी इक्वालिटी है, क्योंकि जाहिर है आप स्मॉल बिजनेस की मदद कर रहे हो एज कम्पेयर टू लार्ज फर्म्स, तो इससे इक्वालिटी होगी, क्योंकि स्मॉल बिजनेस के बढ़ेंगे, इनके वो बढ़ेंगे, अर्निंग्स बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये इक्वालिटी होगी। शॉर्ट रन लॉन्ग रन की बात हो सकती है, फेयरनेस भी हो सकती है, इक्वालिटी भी हो सकती है, क्योंकि एट द एक्सपेंस ऑफ लार्ज फर्म्स स्मॉल बिजनेस आर पेइंग लेस टैक्स एट द एक्सपेंस ऑफ लार्ज फर्म्स। तो स्मॉल फर्म्स को भी फायदा तो हो ही रहा है ना। देखो एंड में तो इस सवाल में यही लिखना पड़ेगा कि कोई कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं है, इक्विटी एंड इक्वालिटी पे दोनों एक साथ अफेक्ट हो रही है अगर देखा जाए तो। वैसे तो होते हैं, वैसे तो इन दोनों का नेगेटिव रिलेशनशिप ही होता है, पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग इस डेटा दिया हुआ है। तो आपको एक मार्क तो सीधा सीधा इसी बात में मिलेगा कि भाई कोई खास एविडेंस नहीं है केस में। देखो अगर इसका आंसर मैं आपको पढ़ाऊं तो बड़ी कंफ्यूजिंग थोड़ा क्वेश्चन है ये वैसे। देखो, फॉर कंज्यूमर्स द गवर्नमेंट एक्शन ऑफ, अनसर्टेन भी लिख सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट ने टैक्सेस गिराए, इट हेल्प कि इतनी सेलिंग प्राइसेस ना बढ़े। दिस बेनिफिटेड ऑल कंज्यूमर्स both rich and poor, as it reduced the price rise from 35% to 4%. Since everyone gained from the lower prices, this could have been improving equality among consumers. However, because all consumers benefited equally, it is unclear whether this action improved fairness, as fairness often requires more support for those in greater need. अभी एक different point of view भी आप लिख सकते हो, और यहाँ पर आप ये लिख सकते थे कि इक्विटी भी बढ़ रही है, क्योंकि गरीबों को ज्यादा फायदा होगा जब इनडायरेक्ट टैक्स कम होता है। तो इस तरह भी आप लिख सकते हो। For suppliers, the impact is less clear. Small firms were allowed to buy electricity at discounted rates from the large electricity companies, which could help them compete better against larger firms. This suggests an increase in equality. However, the large electricity company, partly owned by the state, suffered losses due to selling at lower prices, which might suggest unfair treatment and a negative impact on equity for this producer. अब ज़ाहिर है लार्ज बिजनेसेस को आप कह रहे हो कि 40% डिस्काउंट दो, लार्ज बिजनेसेस पे आप टैक्स भी ज़्यादा लगा रहे हो, तो ये इक्विटी को इम्पैक्ट कर रहा है बिल्कुल, बिकॉज इट इज़ अनफेयर। ठीक है। Further, the cut in electricity taxes might have benefited the large electricity company more than its smaller compared, as the big firm sells a higher volume of electricity. This could reduce equality between producers, making it difficult to conclude the overall effect on equality or equity. इस पैराग्राफ में आप ये भी लिख सकते थे कि इक्वालिटी का मसला तो खैर नहीं है, पर इक्विटी इक्विटी का बेनिफिट यहाँ पर स्मॉल फर्म्स को ही हो रहा है, क्योंकि फेयरनेस है, आप टैक्स कम कर रहे हो। सही है। अब यहाँ पर हमने वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया कि इक्वालिटी हो जाएगी, पर अगर आप वॉल्यूम वाले पॉइंट को हटा दो तो इक्विटी वाली चीज भी आ सकती थी। तो बहुत ज्यादा मिक्स एंड मैच यहाँ पर हो रहा है।
हसन दोनों हो रहे हैं ना, उसमें दोनों हो रहे हैं, मसला सारा ये है। देखो कंज्यूमर इक्वालिटी या कंज्यूमर पे कमेंट देना यहाँ पर आसान था एज कम्पेयर टू सप्लायर। द अफेक्ट ऑन सप्लायर इक्वालिटी और इक्विटी रिमेन्स अनसर्टेन ड्यू टू कॉन्फ्लिक्टिंग इम्पैक्ट्स ऑन द लार्ज एंड स्मॉल फर्म्स। सही है। तो थोड़ा अजीब सा सवाल था ये मेरे हिसाब से। 8 मार्क का सवाल है यार ये एक तो। वैसे देखा जाए तो ऊपर के पार्ट्स बड़े आसान थे, बस ये लास्ट पार्ट थोड़ा इसने टेढ़ा दिया है। इसमें अगर आप 2-3 मार्क लूज कर भी देते तो कोई मेरे हिसाब से मसला नहीं होगा। ठीक है। सवाल अजीब था थोड़ा। 4 पार्ट्स ही आते हैं यार, अब तक तो देखो हमने 3 करी हैं, 4 पार्ट्स ही आ रहे हैं, तो मतलब जरूरी नहीं है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, ज्यादा भी हो सकते हैं। पर रिसेंट पेपर में फॉर्मेट ये चल रहा है। आंसर बहुत डिफरेंट भी हो सकता था आपका। ये आंसर बहुत डिफरेंट भी हो सकता था आपका। ये प्रॉपर वो है, वैल्यू जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हर बंदे की जस्टिफिकेशन अलग होगी। सही है। दिस वाज सेक्शन ए ऑफ दिस पेपर। लिख सकते थे ना नरीसा, मैंने यही तो बोला था जब मैं केस पढ़ा था। तो मैंने यही बोला था, मैं वही बोल रहा हूँ ना, आंसर बहुत डिफरेंट हो सकते हैं आप लोगों को, मसला नहीं है, ये सवाल बहुत ज्यादा वो है, कॉन्फ्लिक्टिंग है। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद फेब मार्च 2024, पेपर 4 वेरिएंट 2 सेक्शन बी इज माइक्रो। तो दोनों में से कोई एक सवाल करना है। तो कौन सा सवाल करना चाहिए दोनों में से? देखो मैं अगर एज ए स्टूडेंट देखूं तो क्वेश्चन 3 इज अ बेटर क्वेश्चन, क्योंकि जिस डिटेल में हमने लेबर मार्केट पढ़ा है, अगर एक स्टूडेंट ने मेरी लेबर मार्केट की 10 की 10 वीडियोस देखी नहीं है ना, तो वो हमेशा क्वेश्चन 3 करेगा। क्योंकि क्वेश्चन 2 है तो आसान, पर ये जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है ना, अगर आप ये लिंक नहीं कर पाए ना अपने आंसर में, तो फिर वो मार्क्स नहीं देगा आपको इतने। तो क्लाइमेट चेंज का खाली मसला है यहाँ पे, वरना तो ये सवाल बहुत आसान है। अब क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है? एक बात तो क्लियर है कि जो चीजें क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट कर रही हैं, वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज होंगी या नेगेटिव होंगी? जो चीजें क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट कर रही हैं तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, तो आप अपना पूरा आंसर नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी से कर सकते हो। ऐसा नहीं है, मतलब इफ यू वांट यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 एंड डू इट विद नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। जैसे मिसाल के तौर पे आप जो गाड़ी चला रहे हो, डीजल या पेट्रोल वाली, तो उससे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है, तो दिस इज नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। नेगेटिव प्रोडक्शन पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप नेगेटिव कंजम्पशन से बताओ। जो गाड़ियों का कार्बन एमिशन है, बिल्कुल, कार्बन एमिशंस, ग्रीन हाउस गैसेस, तो ये सारे वर्ड्स आपको यूज करने हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा बताना है। नेगेटिव प्रोडक्शन भी हो सकता है। मैं नेगेटिव कंजम्पशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने पिछले जितने भी पेपर करे ना, जैसे जून 24 के हमने तीनों वेरिएंट देख लिए, हमने November 24 का वेरिएंट 1 देख लिया, तो हमने हर सवाल में नेगेटिव कंजम्पशन से ही करा है, तो मैं अभी भी नेगेटिव कंजम्पशन से क्वेश्चन 2 करवाऊंगा। फिर जब मार्केट फेलियर की एक टॉपिकल क्लास में आपकी लूंगा ना 1-2 दिन में, जिसमें मैं पास्ट पेपर्स कराऊंगा मार्केट फेलियर के, तो उसमें हम थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐसे भी करेंगे जिसमें हम कंजम्पशन के अलावा दूसरी चीजों को टच करेंगे, क्योंकि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन करें कंजम्पशन से करें, और मैं ये वाला भी कंजम्पशन से ही करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप चेक करें, तो 2 इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, जिसमें मैं इतना लिख नहीं रहा क्योंकि हमने बहुत बार अब ये कर लिया है। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज की यहाँ पर हमसे बात की जा रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज की हमसे बात की जा रही है इन द प्राइस मैकेनिज्म। सही है, मार्केट में जाहिर सी बातें इंटरवीन करती है गवर्नमेंट टू एड्रेस द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो पहले मार्केट फेलियर को डिफाइन करोगे आप, पहले मार्केट फेलियर को डिफाइन करोगे, एलोकेटिव एफिशिएंसी एंड इनएफिशिएंसी को डिफाइन करोगे, एमएसबी एमएससी वाला सिनेरियो उसको क्रिएट करके बता देना कि किस तरह होता है। ठीक है। सही है। फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने उसको क्लाइमेट चेंज के बारे में थोड़ा बताना है। तो क्लाइमेट चेंज में आप क्या बताओगे? क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म चेंजेस इन ग्लोबल टेम्परेचर्स एंड वेदर पैटर्न्स कॉज्ड बाय इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस एमिशन सच एज कार्बन। अब ये मेरे को याद नहीं था, मैंने भी कहीं से देख के ही लिखा है। तो ऑन द डे फिर आपको खुद एक पैराग्राफ बनाना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अब ये वो चीजें हैं जो हमें नहीं एकदम से पता चलती पेपर में, ना ही हमें एकदम से सब याद होगा।
तो आपसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा कि आप क्लाइमेट चेंज के बारे में पूरी हिस्ट्री बता दोगे, और थोड़ा बहुत लिंक करना आपको आना चाहिए, सही है, थोड़ा बहुत आपको लिंक करना आना चाहिए, सही है। फिर आप नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को डिफाइन करो। इट कैन बी ड्यू टू कंजम्पशन, इट कैन बी ड्यू टू प्रोडक्शन, पूरा डिफाइन करो। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी की डिटेल दे रहा हूँ। तो नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी अकर व्हेन इंडिविजुअल्स कंज्यूम गुड्स लाइक पेट्रोल, the carbon emissions impose costs to the society in the form of air pollution, rising temperatures, and extreme weather events. These are not borne by the consumer, resulting in overconsumption and market failure. ठीक है, तो यहाँ पर मैं डीमेरिट गुड वाली कहानी नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं बस जनरली नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी की बात कर रहा हूँ। तो डिफाइन करा हुआ है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को। वी आर गोइंग फॉर नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज। आपको स्मोकिंग की एग्जाम्पल से करना है, आप स्मोकिंग की एग्जाम्पल से कर लो, ये भी क्लाइमेट चेंज की तरफ जा रहा है। आपको पेट्रोल व्हीकल्स के बारे में बात करना है, उसके बारे में बात कर लो, पर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है, ठीक है। तो कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर कि उनकी वजह से, उनकी स्मोकिंग से या उनकी पेट्रोल व्हीकल के इस्तेमाल करने से किस तरीके से नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है एनवायरनमेंट के ऊपर। तो फिर वही आपका एक बेसिक आंसर शुरू हो जाएगा। और नेगेटिव नेगेटिव प्रोडक्शन की भी एक एग्जांपल ले लेना। बिल्कुल पोल्यूशन परमिट्स वाली पॉलिसी आप तब लिखते हो जब आप इसके बारे में बात कर रहे हो। नेगेटिव कंजम्पशन में पोल्यूशन परमिट्स का कोई पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव प्रोडक्शन से, तो फिर आप पोल्यूशन परमिट्स की बात करना। नेगेटिव कंजम्पशन में कोई ऐसी बात नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल उसकी भी दे दी है कि एक स्टील मिल जो है वो अपना वेस्ट पानी में डाल रहा है, तो वो वाटर पोल्यूशन कर रहा है। तो दिस इज व्हाट सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। पर हमारा आंसर इस राह में नहीं जा रहा है। अब यू डोंट नीड टू मेंशन डीमेरिट गुड इफ यू आर गोइंग फॉर कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल व्हीकल। सिंपल ग्राफ बना देना। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी दिखाने के लिए कंजम्पशन से आप क्या करते हो, आप एमपीपी ग्रेटर देन एमएसबी शो करते हो। तो यहाँ पर मैंने एमएसबी इज इक्वल टू एमएसबी इज इक्वल टू एमएससी बनाया हुआ है। जब भी आप कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज बताते हो तो यू हैव टू अज्यूम देयर इज नो प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। सिंपल आपकी यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट ये हो गई। और फिर उसके बाद आप एमपीपी ग्रेटर देन एमएसबी करके दिखाऊं, तो मैं एक एमपीपी की लाइन यहाँ पर ऊपर बना रहा हूँ। दिस इज मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट, जिसकी वजह से आपने उसको ओवर एलोकेशन शुरू कर दी। अब ये डायग्राम में तकरीबन 5वीं 6ठी बार बना रहा हूँ जितने भी पेपर्स हमने अब तक करें, सही है। तो आप उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा के दिखा देना, ओवर एलोकेशन आपने उसको शो कर दी है। फिर उसके बाद आप Q1 से वर्टिकल डिस्टेंस देखोगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जो इक्विलिब्रियम होता है E1, उस पर हमेशा कोई ना कोई एक्सटर्नल कॉस्ट होगी। तो फिर आप जो है वो यहाँ पर शो करोगे उसको। तो ये ए से लेके E1 का जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये पर यूनिट की एक्सटर्नल कॉस्ट है। और ए ई और E1 पूरा एक डेड वेट लॉस वाला सिनेरियो आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। तो वही नॉर्मल आंसर शुरू हो गया जो हम नॉर्मली लिखते हैं। क्लाइमेट चेंज की बातें मैंने सारी ऊपर कर दी, अब बार बार मुझे करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन हम बेसिक ही रखेंगे, कंजम्पशन बढ़ाने गिराने की बात करेंगे बस। तो मैंने यहाँ पर उसको ओवर एलोकेशन शो कर दिया, मसला पूरा समझा दिया। अब मुझे पॉलिसीज की तरफ जाना है, सही है। अब मुझे किसकी तरफ जाना है, पॉलिसीज की तरफ। तो पॉलिसीज आपकी क्या हो सकती है, पहली पॉलिसी आपकी कार्बन टैक्स होती है। अब नाउ कार्बन टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। कार्बन टैक्स जैसा शुगर टैक्स होता है। शुगर टैक्स का मतलब है कि उन चीजों पे लगाया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा चीनी होती है। तो कार्बन टैक्स भी उन चीजों पे लगाया जाता है जो बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन करते हैं। जैसे पेट्रोल व्हीकल से बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन होते हैं, तो कार्बन टैक्स लगा दो उस पर। इससे गाड़ी महंगी हो जाएगी पेट्रोल वाली, और जब पेट्रोल वाली गाड़ी महंगी होगी तो कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो बेसिक आपको समझाना है। फिर आप एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर आप लोगों को अवेयर करोगे कि ये जो गाड़ियां आप चला रहे हो, आपकी गाड़ी चलाने से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपकी गाड़ी चलाने से राइजिंग टेम्परेचर्स हो रहे हैं, आपकी गाड़ी चलाने से मरीन लाइफ पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो जनरली आप ओवरऑल बोलो कि आप फैक्ट्रीज से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो थोड़ा बहुत आप उसको सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू भी कनेक्ट कर सकते हो चाहो तो। पर मेन फोकस आपका कंजम्पशन है। तो कार्बन टैक्स आपने लगा दिया पेट्रोल पे, पेट्रोल की गाड़ियों पे। तो कुल मिला के पेट्रोल की गाड़ी महंगी हो गई जो पेट्रोल यूज करती हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली यहाँ पर आप लगा रहे हो। जो ए से लेके E1 का पर यूनिट एक्सटर्नल कॉस्ट है, उसी के इक्वल आपका पर यूनिट टैक्स होगा, विच इज ई से लेके E2। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, उसका टोटका मैं आपने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मुझे वापसी क्वांटिटी क्यू पे आना है। तो अगर मुझे वापसी क्वांटिटी क्यू पे आना है, तो क्वांटिटी क्यू पे आने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं जो है वो अपनी एमपीसी को बढ़ा दूंगा। तो एमपीसी जब मैं बढ़ाऊंगा तो ये एमपीसी प्लस टैक्स हो जाएगा। अब ये कौन सा टैक्स है, ये कार्बन टैक्स है। तो दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम नाउ। और इस न्यू इक्विलिब्रियम से तुम्हारे पास, तुमने उसको प्राइस को मजीद बढ़ा के दिखा दिया।
और तुम वापस अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी पे आ गए। इसका मतलब जो ए, ई और E1 का पूरा डेड वेट लॉस था, वो डेड वेट लॉस सब खत्म हो गया है। तो ये वही नॉर्मल पॉलिसी है जो हमने हर क्वेश्चन में हमने बताई है। अब एक और अच्छी पॉलिसी जिस पे आप जा सकते हो, वो सब्सिडीज फॉर ईवी, बिल्कुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, बिल्कुल। यू कैन सब्सिडाइज यू कैन सब्सिडाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पर इसका ग्राफ बनाने की आपको जरूरत नहीं है। यू कैन सब्सिडाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पर इसका ग्राफ बनाने को आपको जरूरत नहीं है, आप जनरली समझा देना। दिस विल एनकरेज कंज्यूमर्स टू स्विच फ्रॉम हाई एमिशन गुड्स टू क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स। सही है। तो सब्सिडाइज आप कर सकते हो, विदाउट डायग्राम जनरली समझा दो, उसको कोई टेंशन नहीं है। नहीं लिखना तो ना लिखो। बाकी एक वही पॉलिसी और है हमारी, एडवर्टाइजमेंट वाली। तो एडवर्टाइजमेंट वाली पॉलिसी भी हम बता देंगे उसको कि वी विल अवेयर पीपल अबाउट द हार्मफुल इम्पैक्ट्स जो एनवायरमेंट पे आ रहा है। अवेयर करेंगे, डिमांड कम करेंगे, विलिंगनेस टू पे कम करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे टू स्विच टू ऑल्टरनेटिव्स, उनको नच कर रहे हैं, सेंस ऑफ डायरेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो इको लेबल्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी तरीके हैं। इफ कंज्यूमर्स आर अनअवेयर ऑफ द फुल एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर कॉन्सिक्वेंसेज एंड ऑफ देयर एक्शंस, फिर जो है सच एज द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ यूजिंग पेट्रोल व्हीकल्स दे में ओवर कंज्यूमर। तो आपने जनरली खाली उसको थोड़ा बहुत अगेन क्लाइमेट चेंज से लिंक करके बता दिया, फिर वही आपकी इवैल्यूएशन है कि कितना टैक्स लगाना है, इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, इनफेक्टिव हो सकता है, टाइम लैग है, लोगों बहुत सालों से, अब सारे लोग अपनी गाड़ियां थोड़ी बेच देंगे। सही है। एडवर्टीजमेंट में अपने मसले हैं, तो कंक्लूड आपने कर दिया कि ओवरऑल पॉलिसीज अफेक्टिव हैं, कुछ बेहतर हैं, कुछ नहीं है। मार्केट फेलियर कभी भी एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। ये जो चीज आप कर रहे हो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म है, इतना इतना जल्दी आप नहीं कर सकते लोगों को स्विच। यहाँ पर सोल्यूशन अगर देखा जाए ना तो बैन ही है। जब तक आप बैन नहीं करोगे लोग पेट्रोल गाड़ियां नहीं छोड़ेंगे। सही है। बैन करना ही एक ऑप्शन है आपके पास। तो ओवरऑल effectiveness of these policies depends on the implementation, consumer responsiveness and the degree of market failure present। ये तो जून 24, नवंबर 24 के जो हमने क्वेश्चंस करे थे ना, ये उसी से लिंक्ड है, तो सारा वही कंटेंट है, कुछ भी खास मैंने चेंज नहीं करा है। स्टैंडर्डाइजेशन आंसर्स में ऐसे ही आती है, चीजें याद आपको ऐसी ही होंगी, वरना आपको चीजें कभी भी याद नहीं होंगी। हर सवाल में नई चीज करोगे, अलग चीज लिखोगे, तो मसले होंगे थोड़े। ठीक है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है तो एलोकेशन से ही लिखना है यहाँ पे। अच्छा, अब इसके बाद वाला, रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके आंसर की क्वालिटी तो इंप्रूव जरूर करते हैं, पर रियल लाइफ एग्जांपल्स रियल भी होनी चाहिए। बच्चे अक्सर हवाई ऐसी फायरिंग शुरू कर देते हैं अपने आंसर में। बिल्कुल श्योर हो ना आप एक चीज से, फिर लिखो। सही है। बिल्कुल श्योर हो फिर लिखो, तभी मैं मना करता हूँ, क्योंकि मैं एक मास पॉपुलेशन को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप रियल लाइफ एग्जांपल दे। अब कुछ बच्चे लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते, तो मना मैं कभी भी नहीं करता, पर मेरी रिकमेंडेशन यही है कि सिंपल रखो चीजों को तो बेहतर है, वरना आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे लिखते हुए। लिख सकते हो तो लिखो भाई, कॉन्फिडेंट हो तो लिख लो, कोई मसला नहीं। ये उम्र बेटे हर साल ही आता है ऐसा सवाल। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो प्योरली आपके लेबर मार्केट के टॉपिक के रिवीजन पे डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ यहाँ फॉर्मेट बता रहा हूँ, अब आपका काम है कि आपको परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट पूरा रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आता, तो 10 लेबर मार्केट की वीडियोस हैं। मैंने पहले ही बोला लेबर मार्केट इस साल बहुत लाइकली है। ठीक है। तो पक्का होना चाहिए थोड़ा टॉपिक ये आपका, जून 25 के लिए ना थोड़ा लाइकली अब आ जाए तो अच्छी बात। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्रेड यूनियन इनटू परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट्स विल ऑलवेज लीड टू हायर वेज लेवल्स एंड हायर लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट। अब आप इस चीज को समझो कि वैसे तो परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट में ट्रेड यूनियन की जरूरत है ही नहीं। ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये सब परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट को खराब करती हैं। और ये जो सवाल की स्टेटमेंट है ना, वो बिल्कुल सही है कि परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट तो वैसे ही इक्विलिब्रियम पे होती है, वैसे ही सप्लाई डिमांड इक्वल होती है, तो क्यों आपको वेजेस बढ़ानी है? क्योंकि जब भी आप वेज बढ़ाओगे आप इक्विलिब्रियम के ऊपर ही जाओगे, और जिधर तुम इक्विलिब्रियम से ऊपर चले गए वहां पर वेज तो बढ़ जाएगी पर अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। तो सवाल की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट लिखी है इसने। तो 14 मार्क में तो तुम उससे अग्री करोगे कि हाँ भाई तूने जो लिखा है वो बिल्कुल ठीक है।
इवैल्यूएशन में ऑलवेज पे बात करनी है। ये जो इवैल्यूएशन है ना, इवैल्यूएशन इज ऑलवेज वाले वर्ड के ऊपर है कि क्या हमेशा ही ऐसा होगा। देखो होगा तो हमेशा ही, पर कुछ सिनेरियोज हैं जहां पर शायद ये कम हो या ना हो। देखो वेज तो बढ़ेगी हर सिनेरियो में, पर वेज के बढ़ने से हायर अनएम्प्लॉयमेंट होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटीज पे। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जरूरी नहीं है, क्या पता लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो, क्योंकि अगर इलास्टिसिटी दिन इलास्टिक हुई तो वर्कर्स को ले ऑफ करना इतना आसान नहीं होता। क्या पता ट्रेड यूनियन अच्छी हो, अपने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर रही हो, तो उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती। सही है। ट्रेड यूनियन की बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है, कैपिटल अवेलेबल है या नहीं उस पर डिपेंड करता है। सही है। तो एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो उसने क्रिएट किया हुआ है, तो उसी हाइपोथेटिकल सिनेरियो में हम घुस के उसको बता देंगे कि भाई क्या क्या हो सकता है। वैसे देखा जाए तो मैंने पढ़ाते हुए भी आपको ये बताया था कि ट्रेड यूनियन की जरूरत नहीं होती परफेक्ट कंपटीशन में, पर फिर भी हमने पढ़ा था, हमने अपने लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि यूनियन इंटरवेंशन अगर परफेक्ट कंपटीशन में होगी तो क्या होगा। तो हाइपोथेटिकल सिनेरियो ही बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है। वरना असल काम ट्रेड यूनियन का मोनोपोली मार्केट्स में होता है। तो हमारी जो 10 लेबर मार्केट की वीडियोस थी उसमें बड़ी परफेक्टली हमने ये चीज कवर की थी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के टैब में जरूर देखना। तो यहाँ पर आप क्या फॉर्मेट रखोगे, पहले आप उसको परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट समझाओगे विद एमआरपीएल थ्योरी। अच्छा अब ये परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट है भाई, मैं लिख देता हूँ वरना पता चला कुछ और लिख के आ गया। आप एक मिनट रुको। मतलब एमआरपीएल थ्योरी वही थी ना, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर वाली थ्योरी, तो वो उस थ्योरी से आपको बताना है। ठीक है। एक्सप्लेन द रोल एंड मेन एम्स ऑफ ट्रेड यूनियन एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर रोल इन वेज बार्गेनिंग। तो मैं अपना लेक्चर ही खोल रहा हूँ और उसी लेक्चर से मैं आपको जो है ना वो सारी चीजें बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आप जब अपने आंसर को स्टार्ट करोगे ना, तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर की थ्योरी बतानी है ऑफ परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट, जिसमें आप बताओगे कि एमआरपीएल इज बेसिकली एमपीएल मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल रेवेन्यू। परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट की कुछ अजम्पशंस होती हैं, वो अजम्पशंस आपने यहाँ पर बतानी है। सारी अजम्पशंस हैं कि होमोजेनस फैक्टर्स होते हैं और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, सबकी सेम स्किल्स हैं। It is based on law of diminishing returns, perfect competition and perfect mobility of factors between different places and employment। मतलब एक ऐसा आइडियल सिनेरियो है जो कि रियलिटी में खैर एग्जिस्ट नहीं करता, हमें ये बात ऑलरेडी पता है। पर ये सारी बातें आप उसको बताओगे कि भाई ये सबसे बेस्ट लेबर मार्केट सिनेरियो है जो कि रियलिटी में होना चाहिए पर सैडली नहीं होता। तो इतनी सारी अजम्पशंस है, अब आप मेरा मॉडल आंसर जब देखोगे ना तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कितनी लिखनी है कितनी नहीं लिखनी। सही है। तो ये आपने बताया। फिर उसके बाद आपने एमआरपीएल की डेरिवेशन दिखा दी। अब आपको डेरिवेशन इस तरह दिखानी है, आप इस तरह दिखा दो, या डायरेक्ट ये बना के दिखाना है ये बना के दिखा दो। अगर ये नहीं भी दिखाना तो मसला नहीं है, डेरिवेशन दिखाना जरूरी नहीं होती। सही है। अगर आप अपनी एक्सप्लेनेशन अच्छी रखोगे तो उससे हो जाएगा, पर ये ग्राफ आपको बहुत हेल्प करता है आंसर में, क्योंकि इस आंसर में ना आप उसको एमआरपीएल वाली चीज दिखा दोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आंसर ही पूरा परफेक्टली कंपेयर्ड लेबर मार्केट का। तो ये भी बता देना तो अच्छी बात होगी डेरिवेशन एमआरपीएल की। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, सप्लाई ऑफ लेबर के बारे में बताना है परफेक्ट लेबर मार्केट में। अब यहाँ पर वही सिनेरियो अगर आपको याद हो कि इंडस्ट्री में वेजेस सेट होती हैं, और ये देखो वेजेस आर डिटरमिन्ड इन द इंडस्ट्री फॉर ऑल लेबर एंड फर्म्स, और फिर इसी वेज को एब्जॉर्ब करती है फर्म। तो आपका परफेक्टली इलास्टिक फिर सप्लाई ऑफ लेबर यहाँ पर बनता है कि नो फर्म हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द वेज, हेंस ऑल द फर्म्स आर वेज टेकर्स। तो MRPL theory for perfect market considers labor supply for each firm to be perfectly elastic at the market wage। तो इस तरीके से सबका सप्लाई ऑफ लेबर डिटरमिन होता है। ये ग्राफ जरूरी है वेज टेकर वाला। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आप इन दोनों चीजों को कंबाइन करो, MRPL थ्योरी को और सप्लाई ऑफ लेबर को, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिखाओ जहां पर MRPL इज इक्वल्स टू द MCL। जब मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर इक्वल होते हैं तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है लेबर मार्केट में। तो फिर आपका ये वाला ग्राफ बनेगा जिस ग्राफ को आप एक्सप्लेन करोगे कि दिस इज द सप्लाई ऑफ लेबर, दिस इज द एमआरपीएल, और ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो थोड़ा बहुत समझा देना कि इसके पीछे ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, आगे ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा। बस ये पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। आपको अपना टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, पर यूनिट नहीं करना। यहाँ पर अगर आप ऑपरेट करोगे तो आपका एमआरपीएल मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा है, पर आपका पर यूनिट प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, आप यहाँ से आगे जाओगे।
जब आप यहाँ से आगे जाओगे तो आपका पर यूनिट प्रॉफिट कम हो रहा है पर टोटल प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा पॉइंट ई के ऊपर। और अगर इससे आगे जाओगे तो लॉस होगा, तो वापसी पीछे आना पड़ेगा। तो दिस इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर आप इंट्रोड्यूस करोगे ट्रेड यूनियंस को, कि ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं, ट्रेड यूनियंस का क्या काम होता है। तो ट्रेड यूनियंस आर ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म बाय द लेबर टू रिप्रेजेंट देयर राइट्स एंड प्रमोट देयर इंटरेस्ट। तो असल काम यूनियन का वेज बढ़ाने का होता है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। टू अचीव दीज एम्स यूनियंस गो थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ नेगोशिएशन एंड इंडस्ट्रियल एक्शंस। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यूनियन इंटरवेंशन इन द परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट। तो यूनियन इंटरवेंशन इन द परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट पहले होती है बाय रिस्ट्रिक्टिंग द लेबर सप्लाई। तो फर्स्ट थिंग दे डू इज दे रिस्ट्रिक्ट द लेबर सप्लाई। तो या तो ये वाला ग्राफ बना दो या तो ये वाला ग्राफ बना दो, आपकी मर्जी है। एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला ग्राफ बनाओ और उसमें जो है वो क्वांटिटी कम करके दिखा दो और बोलो कि देखो वेज बढ़ गई है। या तो इस ग्राफ में ये चीज शो करो या तो इस ग्राफ में ये चीज शो करो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो दोनों नहीं बनाना, सिर्फ एक बनेगी। ठीक है। तो एक तो ये लो, अब इसमें आप देखो, आप सवाल की स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हो। सवाल में क्या लिखा था कि जब भी ट्रेड यूनियन परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट में आएगी तो वेज बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। सही है। वैसे बेहतर ये वाली है, अगर ये वाली बनाओ तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली वो यही वाली यूज करता है। ठीक है। पर ये बनाओगे तो ये भी सही है। वैसे बेस्ट कुछ भी नहीं, दोनों में से कोई बना लो, मसला नहीं। सही। तो दोनों ग्राफ्स आप शो कर रहे हो जिसमें वेज बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। देखो दोनों में अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है और वेज भी बढ़ रही है। फिर आप उसको बताओ कि चलो ये तो एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो होता है जहां पर वो वेजेस को नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएशन भी तो होती है। नेगोशिएशन का क्या मतलब है? नेगोशिएशन का मतलब ये होता है कि इफ एम्प्लॉयर्स आर प्रोड्यूसिंग अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड आर प्रोवाइडिंग कंपेटिटिव वेज ऑफ डब्ल्यू एंड एम्प्लॉयमेंट क्यूएल। अगर करंटली वेज डब्ल्यू है और एम्प्लॉयमेंट क्यूएल है और आप नेगोशिएट कर रहे हो, देखो इस बार आप अपनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर, बेटा वेज बढ़ाने के लिए कर रही है सुफियान, जाहिर सी बात है। सही है। तो वहां पर ऊपर उसने सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करी, वेज बढ़ाने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। यहाँ पर ये सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये निगोशिएट कर रहा है हायर वेज। अगर मिसाल के तौर पे बहुत पावरफुल यूनियन है, वैसे तो ये नियर टू इम्पॉसिबल है कि ट्रेड यूनियन बार्गेन कर ले हाई वेज कंपेरेटिव लेबर मार्केट में। वहां पर यूनियन की पावर वैसे ही बहुत कम है, क्योंकि हर वर्कर होमोजेनस है, सबकी स्किल सेम है। तो ऐसे सिनेरियो में ट्रेड यूनियन की कुछ पावर नहीं होती। ठीक है। पर अगर फॉर एग्जाम्पल वो कर लेता है तो वो हाई वेज निगोशिएट कर लेगा। पर हाई वेज निगोशिएट करने का नुकसान वही है कि देख लो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो वेज बढ़ गई और अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। अब ये जो येलो से मैंने चीज शेड करी हुई है, ये बातें अगर आपको अपने आंसर में बतानी है तो आप बता देना। आप जब रिवाइज करोगे टॉपिक तो आपको याद आ जाएगा कि ये मैंने क्यों शेड करा था। अगर आपको अपने आंसर में इस चीज का जिक्र करना है तो कर देना, क्योंकि मैं करूंगा, क्योंकि मैं तो एक परफेक्ट आंसर क्रिएट करूंगा। पर अगर मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि अगर आप अपने आंसर में इतनी लंबी ना करो और उसको आफ्टर ट्रेड यूनियन नेगोशिएशन का सप्लाई ऑफ लेबर हाईलाइट करके ना दिखाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोज आपने उसको बता दिए। अब जो है वो यहाँ से आपकी इवैल्यूएशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने सारी चीजें उससे डिस्कस कर ली। अब आपकी इवैल्यूएशन है। आप उसको सबसे पहले तो ये बोलो कि देखो, वेज के बढ़ने से हमेशा हाई अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ये डिपेंड करता है बहुत सी चीजों पे। और वेज बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी ये भी डिपेंड करता है बहुत सी चीजों पे। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर। अगर तुम्हारे लेबर की डिमांड इन इलास्टिक है और सप्लाई ऑफ लेबर भी इन इलास्टिक है, तो अगर वेज बढ़ भी जाएगी तो आप देख लो एम्प्लॉयमेंट पे इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सवाल में फोकस किया हुआ है हाई अनएम्प्लॉयमेंट पे। सही है। सवाल में क्या फोकस करा हुआ है? हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है कि भाई मैं उसको अब ये कह रहा हूं कि देखो ऐसे सिनेरियो में वेज तो बढ़ जाएगी पर अनएम्प्लॉयमेंट हाई नहीं होगी, बहुत छोटी सी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो वेजेस ज्यादा से बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट कम से बढ़ रही है। क्लियर है चीज? आलियन बेटे, अगर मैंने लिमिटेड इन्फो दी ना तो आप पेपर में उससे भी लिमिटेड लिख के आओगे, मसला सारा ये है। तो इतना रिस्क मैं नहीं ले सकता। ठीक है। अब आप खुद जज करो कि मैं किधर कट ऑफ कर सकता हूँ चीजें। वैसे ये तो आंसर बहुत शॉर्ट ही होगा। तो पहला सिनेरियो मैंने उसको बता दिया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर लेबर अगर इनइलास्टिक है तो वेज ज्यादा से बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट कम से बढ़ेगी। तो दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। दूसरा, the impact of higher wages on employment will also depend upon how easy it is to substitute capital for labor and the existing proportion of capital to labor in the particular industry. इस पे भी डिपेंड करता है कि अगर ट्रेड यूनियन बार बार वेज बढ़ाने की बात करेगा, सही है, कि अगर बार बार वेज बढ़ाने की बात ट्रेड यूनियन करेगा तो क्या बिजनेस के पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, क्या वो लेबर से स्विच होकर मशीन्स पे जा सकता है?
अगर तो वो मशीन्स पे जा सकता है ना तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होगा, पर अगर वो मशीन्स पे नहीं जा सकता तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं होगी। तो सब्सटीट्यूट वो कर सकता है या नहीं कर सकता, इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होगी। सही है। और एक सिनेरियो ऐसा भी है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट उल्टा कम हो रही है, एक सिनेरियो ऐसा भी है जहां पर वेज बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट उल्टा कम हो रही है। ये कब होता है? जब ट्रेड यूनियन अपने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, उनको ट्रेन करता है, उनकी डिमांड फॉर लेबर को बढ़ाता है, उनके एमआरपीएल को बढ़ा देता है, तो एमआरपीएल शिफ्ट टू द राइट, जिसमें वेजेस भी बढ़ती हैं और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। तो एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर वेज भी बढ़ रही है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, अनएम्प्लॉयमेंट उल्टा कम हो रही है। ये देखो आप, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इवैल्यूएटिव कमेंट है आपका। अब जो है ना, आप उसको एंड में कुछ बातें उसको बताओगे कि इन ऑर्डर टू कंक्लूड, the impact on unemployment depends on various factors such as the elasticity of demand for labor, the bargaining power of the trade union, degree of substitution between labor and capital, and the potential productivity gains from union activities. The statement that the introduction of a trade union in a perfectly competitive labor market will always lead to higher wages and higher unemployment is generally true in theory, but the actual outcomes can be influenced by several factors. तो आपको blend करना है उसको अपने आंसर में कि हाँ भाई जो एग्जामिनर कह रहा है वो ऐसा ठीक है, पर ये उसके मसले जो नहीं हो सकते। वो बेसिकली टू साइडेड आंसर है। अब मैंने देखो यहाँ पर एक नोट दे दिया है, जो बच्चे सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या एवेल्युएशन में ये बताना है कि ट्रेड यूनियन तो परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट में होती ही नहीं है। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि क्या परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट होती है? तो ये तो लिखने का कोई पॉइंट ही नहीं है कि ट्रेड यूनियन परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट में होनी नहीं चाहिए। तो भाई परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट भी कहा है। तो ये स्टेटमेंट लिखना ना थोड़ा मसला है। आपको एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो उसने दिया हुआ है, आप उसमें इन्वॉल्व होकर बातें कर दो, खत्म। मैंने तभी यहाँ नोट दिया हुआ है। While in theory, trade unions would not emerge in a perfectly competitive labor market, the question assumes their introduction for analysis, like we did in our class. तो आप ये स्टेटमेंट आप क्वेश्चन में ना ही लिखो तो बेहतर है। तभी मैंने इंपॉर्टेंट नोट करके लिख दिया ताकि आप आंसर में मेंशन ना कर दो ये बात। ले रहे चीज, कोई मसला? ठीक है, तो ये आपका सेक्शन बी था ऑफ मार्च 2024। जैसे जैसे हम पेपर्स करते जाएंगे ना, तो देखो हमारी क्लासेस की ड्यूरेशन कम होने का मतलब ही अब यही है कि हमारा माइक्रो पक्का होता जा रहा है। तो आपको जो है अब चीजें रट्टा मारना स्टार्ट हो जानी चाहिए। जून 24 का पेपर 4 वेरिएंट 2 भी अपलोडेड है, आंसर्स सही है। नवंबर वाला भी रात तक आ जाएगा, ये वाला कल तक आ जाएगा। तो सारे आंसर डलते जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी वो यूटिलिटी के टॉपिकल पे होगी, मार्केट फेलियर के टॉपिकल पे होगी, सही है, मार्केट स्ट्रक्चर्स के टॉपिकल पे होगी, सही है। मैक्रो हम इंशाल्लाह टच करेंगे एक हफ्ते में, सेक्शन सी जो हमारे, ठीक है। इफ वी लुक एट सेक्शन ई नाउ, तो ये फेब मार्च 2024 पेपर 4 वेरिएंट 2 है, सेक्शन सी। अब सेक्शन सी अगर हम देखें तो कोई एक सवाल ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे आंसर करना है, मैक्रो का होता है सेक्शन सी। तो कौन सा सवाल करना चाहिए इसमें? दोनों ही बहुत आसान है, पर कौन सा ज्यादा बेहतर है? देखो यहाँ पर अगेन एक बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे। कुछ बच्चों का इन्फ्लेशन की पॉलिसी बहुत पक्की होती है, तो वो ये लोग वो ये कर लेंगे। 5 अगर देखा जाए तो एक बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मार्च 23 में भी आया, फिर हमने लास्ट पेपर जो जून 24 किया था उसमें भी आया था। तो अब देखो मार्च 24 में भी आया है, पर फर्क ये है कि इसने हाई इनकम कंट्री की जगह और लो इनकम की जगह पे हाई इनकम लिखा हुआ है, सही है। तो वैसे सेफ साइड अगर देखा जाए तो क्वेश्चन 4 ही है। पर क्वेश्चन 4 भी थोड़ा सा इसलिए डिफरेंट है देन नॉर्मल क्वेश्चंस, इसने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का नहीं बोला, इससे कॉस्ट पुश बोला है, सही है। तो स्ट्रिक्ट, और इससे पहले भी हमने जो पेपर किया था उसमें भी कॉस्ट पुश का ही था। अगर हम क्वेश्चन 4 देखें, बड़े आसान सवाल है, इसमें बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ भी नहीं है यार। क्वेश्चन 4 में कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज व्हिच माइट बी यूज्ड टू रिड्यूस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिफाइन इन्फ्लेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब होती है? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन कॉस्ट, एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज ऑलवेज इन द शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में शॉर्टेज होती है, प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाती है। तो यू कैन लुक एट दिस डायग्राम, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पर शिफ्ट हुआ है तो प्राइस बढ़ गई है। फिर आप फर्दर ये बता सकते हो कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का रीजन क्या है। बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अपनी रीजन को क्रिएट कर लो। बोलो भाई डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ है। जब करेंसी की वैल्यू गिरती है तो इम्पोर्ट महंगा होता है ना, तो जब इम्पोर्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपको इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल महंगा पड़ता है, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ट्रेड यूनियन की पावर बढ़ गई है,
दे ड्राइव अप वेजेस, दिस आल्सो लीड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेशनल मिनिमम वेज लगा दी गवर्नमेंट ने, इससे भी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है। एंड डेप्रिसिएशन का पॉइंट इज कनेक्टेड विद इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ठीक है, इंपोर्ट्स की वजह से जो इन्फ्लेशन आती है। तो ये बड़ा सिंपल था, लिख सकते हैं ना, आपके ऊपर कॉमन पॉइंट्स की तरफ जाओ। ऑब्वियसली टू करेक्ट द इशू ऑफ टू करेक्ट द इशू ऑफ सप्लाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यू यूज सप्लाई साइड पॉलिसीज। तो ये एक आपको ख्याल रखना है। अगर आपने दिमाग में ये सोचा हुआ था ना कि मैं फिस्कल क्वांटिटी बताऊंगा, थोड़ा सा फंस जाते हैं आप। सप्लाई साइड बताना है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए सप्लाई साइड होती है। तो सप्लाई साइड पॉलिसीज में आप शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई को राइट पर शिफ्ट करने वाला ग्राफ बना दो, क्योंकि शॉर्ट टर्म सप्लाई साइड पॉलिसीज होती है मार्केट बेस्ड। और एक डायग्राम में पोटेंशियल को बढ़ा के दिखा दो, विच इज लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का राइट पर शिफ्ट। तो दिस इज ऑल्सो इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसीज में आप पोटेंशियल बढ़ाते हो। देखो फिस्कल का एलिमेंट यहाँ पर थोड़ा टच होता है, पर मेनली सप्लाई साइड की बात करोगे, क्योंकि इन दी एंड सप्लाई साइड पॉलिसी में जो आप स्पेंडिंग करते हो एज अ गवर्नमेंट, वो फिस्कल का ही पार्ट बनती है। पर जाहिर है फिस्कल तो नहीं समझाऊंगा ना, मैं सप्लाई साइड समझाऊंगा। समझ रहे हो आप? यू हैव टू राइट अबाउट सप्लाई साइड। लॉन्ग टर्म अप्रोच एंड शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है। अच्छा, जो मैंने डिसएडवांटेजेस यहाँ पर लिखे हैं वो आंसर में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो इवैल्यूएशन नहीं बताने। तो लॉन्ग टर्म अप्रोच क्या होगी? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से वर्कर की स्किल्स बढ़ेंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट गिरेगी, क्वालिटी ऑफ लेबर बढ़ेगा, प्राइस लेवल कम हो जाएगी। तो दिस इज इंटरवेंशनिस्ट सप्लाई साइड पॉलिसी, वेर यू आर intervening in the market, you are directly intervening in the market. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कैपिटल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी, प्राइस कम हो जाएगी। अगेन दिस इज एन इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच बिकॉज यू आर इंटरवीनिंग इन द मार्केट। Disadvantages was simple and expensive, opportunity cost, time lag, time taking. These evaluative comments will be in the evaluation, not in your answer. ठीक है? There is also a risk that expected productivity gains might not materialize if the investments are inefficient or poorly targeted. ठीक है? तो ये आपने उसको लॉन्ग टर्म अप्रोच बता दी सप्लाई साइड पॉलिसी की, जिसमें आपने पोटेंशियल बढ़ा के दिखा दिया। अब आपको शॉर्ट टर्म दो यहाँ पर बतानी होंगी, आपको दोनों ही बतानी होंगी, दो शॉर्ट टर्म दो लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म अप्रोच में आप उसको रिमूवल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कहते हो, विच इज मार्केट बेस्ड। रिमूवल ऑफ टैरिफ्स और की इनपुट्स कहते हो, विच इज मार्केट बेस्ड। सब्सिडीज मार्केट बेस्ड, ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स मार्केट बेस्ड, ठीक है। ईजिंग ऑफ रेगुलेशंस मार्केट बेस्ड, बिल्कुल डीरेगुलेशन। प्राइवेटाइजेशन मार्केट बेस्ड, ये सारी मार्केट बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, मैंने सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि अक्सर मैंने नोट किया है कि बच्चे प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन पेपर में नहीं लिखते। वैसे तो मैं आपको साल के शुरू से ही बोल रहा हूँ प्राइवेटाइजेशन रेगुलेशन लिखो, सब्सिडी बड़ा ही घटिया पॉइंट होता है। पर अगर पेपर में ना समझ आ रहा हो ना, पेपर में आप फंसे हुए हो या आपके पास टाइम कम है और आपको सिंपल लफ्जों में समझाना है, तो फिर आप सब्सिडी लिख दो भाई। जब फंसा हुआ बंदा होता है ना, तो वो देखता नहीं है, कुछ भी लिख दो जो भी है। ये सारी मार्केट बेस्ड अप्रोचेज है जो आपके शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाएंगे, ठीक है। यू कैन डिस्कस द डिसएडवांटेजेस, बजट डेफिसिट्स हो सकते हैं क्योंकि आप टैक्स वगैरह कम कर रहे हो, सब्सिडीज दे रहे हो। एंड अगर आप ट्रेड यूनियन की पावर कम करोगे तो इससे रेजिस्टेंस आएगी फ्रॉम द ट्रेड यूनियन, विच मे लीड टू इंडस्ट्रियल एक्शंस, which may lead to industrial actions, which may lead to strikes. So again, you can discuss these points. ठीक है? Evaluation मैंने आपके लिए लिख दी है। पहला लिखा हुआ है टाइम लैग। The first issue is the time lag involved in supply side policies. While these measures, such as improving infrastructure or education, can sustainably reduce cost push inflation, they take several years to show results. Short term measures like subsidy और tariff reductions. Tariff reductions क्या है भाई? tariff reductions बेसिकली वो होती है जिससे imported raw material सस्ता हो जाता है ना, तो imported inflation कम होता है इससे, ठीक है, क्योंकि आप टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स को कम कर रहे हो। मोर ओवर फिजिकल इंपैक्ट ऑफ दिस पॉलिसी शुड बी कंसिडर्ड। देखो जो बच्चे फिजिकल फिजिकल बोल रहे थे, इन दी एंड आप इस चीज को समझो कि सप्लाई साइड पॉलिसीज के जो इम्पैक्ट नॉर्मली आते हैं वो लॉन्ग रन में ही आते हैं, पर शॉर्ट टर्म में तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही होती है ना। ये एक पॉइंट है जिसमें आप बजट डेफिसिट की बात कर सकते हो। और फिर आखिरी पॉइंट अगर आप देखो, ये रेड वाला जो पॉइंट है जिसमें मैंने डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में लिखा हुआ है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के चक्रों में सप्लाई साइड पॉलिसी आप इस्तेमाल करते हो। पर सप्लाई साइड पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक बहुत बड़ा टूल होता है, क्योंकि उसी से ये सारे खर्चे हो रहे होते हैं, ट्रेनिंग के,
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के, तो शॉर्ट टर्म में तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है, तो दिस माइट लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो एक इन्फ्लेशन दूसरी से कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। फाइनली द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी पॉलिसी डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कौन सी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, ये भी सवाल है। अगर तो जनरल है कि तेल महंगा हो रहा है, सही, राइजिंग ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं, तो जाहिर है आप टैरिफ कम करके अपने थोड़ा रिलीफ दे दो सप्लायर्स को। पर अगर स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जैसे आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी कम है, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म सप्लाई साइड रिफॉर्म्स पे जाना पड़ेगा, इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच पे जाना पड़ेगा। तो कॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड करता है ये। एंड में आप ये बोलोगे, इन ऑर्डर टू कंक्लूड, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज प्रोवाइड क्विक रिलीफ बट ऑफन एट द कॉस्ट ऑफ फिस्कल स्टेबिलिटी, क्योंकि बजट डेफिसिट्स होते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। While supply side measures are more sustainable but slow to implement, a balanced approach using both types of policies depending on the inflation cause is likely to be the most effective strategy. In the end, आपने जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को साथ इस्तेमाल करना है। बेटे मैं वापस बोल रहा हूँ, ऊपर जो मैंने ये डिसएडवांटेजेस लिखे हैं वो ऊपर आंसर में नहीं आएंगे। आप मेरा मॉडल आंसर देखोगे ना, तो मैंने आंसर में नहीं लिखा हुआ होगा। ये मैंने खाली ऐसे ही लिख दिया ताकि मैं साथ साथ डिस्कस कर लूँ। इन दी एंड ओवरऑल आपका इवैल्यूएशन यही है। अगर आपको ऊपर में से कोई पॉइंट नीचे लिखना है तो आप लिख दो, मसला नहीं है। क्योंकि A1 और A2 में तो आप पॉलिसी समझाओगे ना उसको। अब डायरेक्ट डायरेक्ट पॉलिसीज पे भी नहीं आ सकते, पहले इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये सब बातें उसको बतानी पड़ेगी। कॉस्ट बताना पड़ेगा, ग्राफिकली बताना पड़ेगा। ठीक है। So, now this is question number 5. Globalization will help achieve economic growth in high income economies and this will automatically improve living standards. Evaluate this statement. तो पहले तो आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देनी है ग्लोबलाइजेशन की, सही है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको किस चीज की देनी है, ग्लोबलाइजेशन की। अब ग्लोबलाइजेशन में आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन दोगे, बताओ जरा। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन विच यू विल प्रोवाइड इन ग्लोबलाइजेशन। पिछले पेपर में हमने किया भी था, अगर मैं उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी खोल लूँ तो अपन इसको सही से कर लेंगे। देखो ग्लोबलाइजेशन के वैसे तो बहुत मतलब होते हैं, पर हमें जो है ना वो चीजें सिंपल रखनी है। तो ग्लोबलाइजेशन के देखो ये बातें करोगे आप, बोलो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फ्री ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर, नो टैरिफ, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चरल एंड पॉलिटिकल टाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं कंट्रीज के, FDI, मल्टीनेशनल, ये सारी बातें करोगे। ठीक है। तो मॉडल आंसर में स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन हर आंसर में आ रही है, तो वही याद कर लेना। इकोनॉमिक ग्रोथ बताओ, एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ होता है, ईडी के बढ़ने से और LRAS के बढ़ने से। Key characteristics of high income countries would include high levels of productivity, low dependency ratios, high GDP per capita, significant dependence on producing and exporting secondary goods and tertiary services. The high living standards are generally associated with low poverty levels, good housing, education and health, low infant mortality rates. तो आपने high income country में assume कर लिया कि high living standard होता है already। फिर आपने बताया कि देखो लिविंग स्टैंडर्ड्स की इंप्रूवमेंट इज लिंक्ड विद द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो आपको पहले तो ये बताना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन से किस तरीके से आपकी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, क्योंकि जीडीपी जीडीपी से, GNI से, इन चीजों से आप ये चीज जज करोगे कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है। तो आप उसको बोलोगे कि देखो अगर एक इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन होती है और उस ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमी में GDP बढ़ता है, इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ती हैं, तो उसकी वजह से जो है हो सकता है कि इकोनॉमी में लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएं। तो फिर वो कनेक्टिविटी कैसे होगी वो मैं बता रहा हूँ। डायग्राम्स कौन कौन से बनाएंगे, एक तो एक्चुअल और पोटेंशियल ग्रोथ उसको शो करना है आपको ग्राफिकली। फिर आप उसको बोलो कि भाई ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बढ़ गई, अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कनेक्ट कर दो। ठीक है। देखो ग्लोबलाइजेशन से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की इंक्रीज करने की कोई जरूरत नहीं है, पर आप ये भी तो कह सकते हो ना कि क्या पता हाई इनकम कंट्रीज में लिविंग स्टैंडर्ड इसलिए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है। तो आपको इस तरीके से बताना है ना, क्योंकि हाई इनकम कंट्रीज में भी मल्टीनेशनल आ सकती हैं, हाई इनकम कंट्रीज में भी FDI आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो आप FDI से कनेक्ट कर सकते हो अपने आंसर को, अगर चाहो तो, कि वो आपके वर्कफोर्स को मजीद ट्रेन करेंगे, मजीद प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और भी अच्छे पॉइंट्स हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन से आपकी रियल वेल्थ बढ़ती है, गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज बढ़ते हैं, फ्री ट्रेड है ना भाई।
सही है, तो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होंगे, आउटपुट ज्यादा क्रिएट होगा, इनकम्स बढ़ेंगी, तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। टैक्स रेवेन्यू कैन बी स्पेंड ऑन हेल्थ केयर, एजुकेशन, जिससे HDI बढ़ता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी, उसमें रियल GNI आता है। हेल्थ केयर में स्कूलिंग ईयर्स आते हैं, और उसमें क्या आता है, एजुकेशन में स्कूलिंग ईयर्स आते हैं, और हेल्थ केयर में क्या आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर आप ये भी कह सकते हो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आप रिमूव कर रहे हो तो कंज्यूमर की चॉइसेस बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस होते हैं, इससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, तो एक्चुअल ग्रोथ आती है। अच्छा, स्पेशलाइजेशन एनकरेज होती है, कंपैरेटिव एडवांटेज की बात कर सकते हो। पर एंड में बोलो जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर मल्टीनेशनल आती भी है तो प्रॉफिट्स वापसी भेजेगी। ठीक है, टैक्स रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है गवर्नमेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए स्पेंड कर रही है। मल्टीनेशनल हाई स्किल्ड वर्कर्स अपनी कंट्री से लेके आती है। फ्री ट्रेड इज नॉट ऑलवेज गुड। क्या पता आपकी इनएफिशिएंट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बंद हो जाएं, आप ये भी लिख सकते हो। सही है, टैक्स रेवेन्यूज कम होंगे, टैरिफ नहीं है, ये भी लिख सकते हो। बहुत पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर आ सकते हैं। देखो इन दी एंड अगर हम पेपर में ग्लोबलाइजेशन का लो लिविंग स्टैंडर्ड वाला सवाल जो करते हैं ना नॉर्मली, जैसे जो हमने जून 24 में किया था, जून 24, देखो जून 24 में पेपर 4 वेरिएंट 2 में जो सवाल था वो ये था, evaluate the likely impact of globalization on a low income country's standard of living, and this was the same as March 23। फर्क खाली इतना है कि इसने ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट अब मुझसे इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी पूछा है। अब जाहिर है मैंने यहाँ पर भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात तो करी थी ना, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तभी तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, क्योंकि जीडीपी बढ़ने का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ। यू आर इनडायरेक्टली कनेक्टिंग योर आंसर विद इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसने मेंशन कर दिया, और लो इनकम कंट्री की जगह पे उसने हाई इनकम कंट्री लिखा है, बाकी ओवरऑल आंसर आगे का सेम है। आप स्टैंडर्डाइज अप्रोच रखोगे ना तो आपको आंसर याद होंगे, अगर आप हर क्वेश्चन में अलग चीजें ट्राई करोगे ना तो हो सकता है आप मार्क्स यूज करो। इन दी एंड वही बात है, कितने ही आंसर्स आप याद कर लोगे। ये ये थोड़ी आसान बताना है उसको। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट, काफी ये अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई ऐसा ना हो कि ग्लोबलाइजेशन के चक्करों में आपके मुल्क में मल्टीनेशनल्स आती हैं और इकोनॉमी आपकी बहुत ज्यादा ग्रो होना शुरू हो जाती है और आप एक चीज से बहुत ज्यादा ओवर स्पेशलाइज हो जाते हो। ये भी एक खतरा है। ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के वर्किंग आवर्स बढ़ रहे हैं तो उनका लेजर टाइम कम होना शुरू हो गया, उल्टा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होने की जगह पे लो हो गया। ये भी लिख सकते हो आप। ये भी एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, वैल्यूएशन की बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो इस पेपर में अगर शायद मैं होता तो मैं इन पॉलिसीज वाला क्वेश्चन ही करता, पर ये भी एक ऐसा सवाल है जो हमें आना चाहिए। मल्टीनेशनल आपकी लोकल इंडस्ट्रीज को ड्राइव आउट कर देगी, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हसन सही है, पॉइंट ये सही है, और बात बता तो दिया। नॉन मॉनेटरी ड्रॉबैक्स, बिल्कुल पोल्यूशन की बात कर सकते हो, ये भी आ सकता है। तो दे आर मेनी पॉइंट्स, अपनी एक स्टैंडर्डाइज्ड MS बना लो। बिल्कुल ऐसा ही है, देखो आपकी A1 और A2 में इतना चेंज नहीं आ रहा है, बस AO3 में ज्यादा आ रहा है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप कर सकते हो जो बहुत अच्छी है। सर आप ये कह रहे हो ना कि अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगा, अब आप ये बोलोगे कि ग्लोबलाइजेशन से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ेगा। एक और बहुत अच्छा पॉइंट जो आप लिख सकते हो वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ से लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, ये किसने बोला है? याद है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इवैल्यूएटिव कमेंट जो आपको सिखाया था इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ाते हुए। इकोनॉमिक ग्रोथ का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ रही है। मतलब आपने ये कैसे बोल दिया कि हाई इनकम इकोनॉमीज में जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएंगे, ये स्टेटमेंट वेग है। इकोनॉमिक ग्रोथ का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। सही है। सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दिस वाज March 24।